हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की नई वीडियो में आ चुके हैं जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। हमने ज्योग्राफी की सारी लगभग चैप्टर पढ़ चुके हैं और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा ज्योग्राफी। तो चलिए हिस्ट्री को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए हमको क्रांति का मतलब समझना होगा कि आखिर क्रांति होती क्यों और क्यों की जाती है। क्रांति का मतलब समझने के लिए सबसे पहले समझिएगा कि क्रांति का मतलब ही होता है कि किसी राजतंत्र, अब जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि 1947 से पहले जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो हमारे देश में कई क्रांतिकारी पैदा हुए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कई क्रांतिकारी क्या हुए, पैदा हुए, जो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे और भारत को आज़ाद कराना चाह रहे थे। वैसे ही फ्रांस एक जगह है, यूरोप में एक देश है, वहाँ पे क्या हुआ कि क्रांति स्टार्ट हुई, ठीक? तो जब वहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई, वहाँ के राजतंत्र मतलब कि निचले पायदान पे जो लोग थे, तीसरे स्टेट के जो लोग थे, उनके ऊपर क्या कर रहे थे? जुर्म ढा रहे थे। तो इस वजह से फ्रांस के लोगों की, जो वो गरीब लोग थे, वो फ्रांस की ही सरकार मतलब फ्रांस के ही राजा के ऊपर क्या कर दिए? क्रांति को स्टार्ट कर दिए। अब जब ये क्रांति हुई फ्रांस में, तो उस क्रांति का नाम जो पड़ा वो फ्रांसीसी क्रांति पड़ गया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे-जैसे आप कहानी को आगे सुनेंगे और बातों को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्या होंगी? डिटेल में समझ में आएगी। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 14 जुलाई को। कब हुई थी ये? 14 जुलाई को शुरुआत हुई थी 1789 में, ठीक? कब हुआ था ये डेट आप याद रख लीजिए, 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति हुई थी। एकदम याद रहेगा। 14 जुलाई 1789, ठीक? इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और ये हुई कहाँ पे? बास्तील किले के जेल को तोड़ के, ठीक? अब बास्तील का किला है क्या है? इसको समझिएगा कि एक किला था बास्तील का, जहाँ पे एक जेल था, जिसको सब जो तीसरी स्टेट के लोग थे, तीसरी स्टेट मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तीसरा स्टेट क्या है? तो जब मैं सामाजिक बातें बताऊँगा, मतलब सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य से बताऊँगा फ्रांस की क्रांति में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि तीसरा स्टेट क्या है, ठीक ना? होपफुली आप बस बने रहिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो उस जेल को जब तोड़ा, तो उसमें से 7 लोगों को, मतलब 7 नागरिक को निकाला गया बाहर। बहुत ज़्यादा नहीं निकले, 7 ही नागरिक निकले, ठीक है ना? तो समझिएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को हमको समझना होगा, ठीक? समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो हमको उसकी सामाजिक, आर्थिक जो राजनीतिक दशाएँ थे, उसको समझेंगे, तभी हमको फ्रांस की क्रांति समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रांस की जो समाज थी, मतलब सामाजिक दशाएँ क्या थी उसको। फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में बँटा हुआ था। कितने भागों में बँटा हुआ था? 3 भागों में बँटा हुआ था। अब कहेंगे सर कौन से 3 भाग थे? तो पहले भाग को प्रथम स्टेट, दूसरे भाग को द्वितीय और तीसरे भाग को तृतीय। इतना तो आप याद कर लेते हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? वो पूछ देता है कि प्रथम स्टेट में कौन से लोग आते थे, दूसरी स्टेट में कौन से लोग आते थे और तीसरी स्टेट में, ठीक? समझ में आ रहा होगा। प्रथम स्टेट में पादरी और चर्च के अन्य सदस्य आते होंगे। अब देखिए, अगर जैसे मान लीजिए अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आप अगर इसको थोड़ा मिलाना चाहेंगे, तो पहले जो हमारा समाज था, अब नहीं, पहले जो हमारा समाज था वो लगभग ऐसे ही था कि पहले ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर उसके बाद कौन आते थे? वे वैश्य आते थे, फिर शूद्र आते थे। मतलब कि जो ब्राह्मण लोग होते थे, जो पढ़े-लिखे लोग होते थे, वो सबको क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ये पहला का परिपेक्ष था, जब हम लोग का वैदिक काल था। लेकिन फिर धीरे-धीरे परिपेक्ष क्या हुआ? बदला, क्रांति आई, बदली। वैसे ही फ्रांस में भी क्या था? फ्रांस में भी 3 स्टेट में बँटे हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो प्रथम स्टेट था, उसमें बेसिकली कौन लोग थे? जो पादरी थे। मतलब अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए या हम लोग की तरफ से देखा जाए या इस्लाम धर्म के, तो इस्लाम धर्म के हिसाब से देखेंगे तो मौलवी मौलाना जो लोग होते हैं, वो आ जाएँगे। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से तो पंडित जी जो लोग होंगे वो इसमें आ जाएँगे। तो वही प्रथम स्टेट का मतलब है कि पादरी। और चर्च का मतलब कि जैसे ईसाई धर्म में चर्च होता है, हम लोग में क्या होता है? मंदिर होता है। तो चर्च के अन्य सदस्य किसमें आते थे? प्रथम स्टेट में। होपफुली समझ में आ रहा होगा। द्वितीय स्टेट में क्या था? द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। अब सब कहेंगे कि ये सर कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग वर्ग उसको कहा गया जो पैसे वाले लोग थे, ठीक ना? कुलीन वर्ग उनको कहा गया। इस वर्ग की सदस्यता जो थी वो जन्म पर आधारित थी। जन्म के आधार पर मिल जाती थी। इस सदस्य को पैसे देकर भी ले लिया जाता था। अब द्वितीय स्टेट में मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, उसके घर में बच्चा हुआ तो वो द्वितीय स्टेट में पहुँच जाएगा, ठीक? जैसे कि पहले हमारे यहाँ होता था कि अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो ब्राह्मण अगर अगर वो पैदा हुआ तो ब्राह्मण में हो जाता था, भले उसको नॉलेज हो या ना हो। तो इसी तरीके से ये था, ये कुरीति थी। लेकिन अगर आप वैदिक काल में जाएँगे तो पहले क्या होता था कि जब ब्राह्मण का बेटा अगर पैदा हुआ,
लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है। ब्राह्मण का बेसिकली गुण क्या होता है कि पढ़े लिखे होना चाहिए, तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे कुरीतियाँ हम लोग की क्या हुई, धर्म में जुड़ी, जो ब्राह्मण का बेटा भले से उसको नॉलेज ना हो लेकिन वो ब्राह्मण ही माना जाता था। तो उसी तरीके से द्वितीय स्टेट में क्या था कि कुलीन वर्ग के लोग जो थे, उनको क्या कहते थे कि अगर उनका बेटा पैदा हो जाए, तो वो भी कुलीन वर्ग में शामिल हो जाता था। इसकी सदस्यता खरीद कैसे ली जाती थी? जैसे मान लीजिए कुलीन वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो उसको पैसा देकर या फिर उसकी सेवा करके इसकी सदस्यता मिल जाती थी द्वितीय स्टेट की। तीसरे स्टेट के जो लोग थे, इन्हीं लोगों ने क्रांति की और सबसे बुरी स्थिति फ्रांस में इन्हीं लोगों की थी। अब इसमें 3 तरह के लोग थे, ठीक? अब समझिए और ये देख लीजिए फिगर में सबसे ऊपर कौन था? क्राउन वाले लोग थे। सेकंड नंबर पे जो था मतलब कि ऊपर देख रहे हैं कि पादरी और चर्च और राजा-वाजा रहते थे। दूसरे नंबर पे आपके कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। तीसरे में बेचारे ये गरीब मज़दूर और किसान वगैरह रहते थे। तो हमको तीसरे स्टेट के बारे में समझना होगा। तीसरे स्टेट को समझने के लिए हम इसमें से आपको समझाएँगे कि तीसरे स्टेट का कैसे ठीक? अब तीसरे स्टेट को 3 वर्गों में बाँटा मतलब 3 तरीके से लोग थे। एक छोटे किसान थे, एक भूमिहीन मज़दूर थे और एक नौकर थे। कौन कौन थे? छोटे किसान, भूमिहीन मज़दूर और नौकर लोग किसमें थे? तीसरे स्टेट। अब जो तीसरे स्टेट थे ना, उनको क्रांति क्यों करनी पड़ी, इसका सबसे बड़ा मुद्दा था टैक्स। टैक्स मतलब होता है कर। जैसे हम लोग अभी भी टैक्स पे करते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा नॉलेज होगा, कि जैसे जो हम कमाते हैं, तो अगर हम 5 से 6 लाख से इस समय तो 7 लाख हो गया है, कि अगर हम 7 लाख से ज़्यादा कमाएँगे, तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा। लेकिन क्या ये स्थिति आपको केव जाति व्यवस्था पे टैक्स देते हैं? नहीं, हम सब लोग देते हैं टैक्स। जो ज़्यादा 7 लाख से कमाएगा, सब टैक्स देगा। लेकिन उस समय ऐसी नहीं थी, कहाँ पे? फ्रांस में ऐसी स्थिति नहीं थी। आप कितने भी कमाइए, अगर कुलीन वर्ग के हैं तो आप टैक्स नहीं देंगे। लेकिन आप तीसरे स्टेट में हैं, अगर बहुत कम भी कमाएँगे, छोटे किसान हैं, भूमिहीन मज़दूर हैं, नौकर हैं, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी कि इन लोग को टैक्स देना ही पड़ता था। तीसरे वर्ग के जो लोग थे, तीसरी स्टेट के जो लोग थे, इनको टैक्स देना ही पड़ता था। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। टैक्स 2 तरीकों से दिया जाता था, एक टाइड में दिया जाता था, टाइड में और एक टाइल में, ठीक? अब टाइड और टाइल क्या है इसको समझिए। टाइड वो था, टाइड जो दिया जाता था, वो उसको जो लेता था वो चर्च लेता था। किसको लेता था? टाइड को। मतलब कि आपको टैक्स देना होता था, चर्च के जो पादरी लोग थे, उनको टैक्स देना होता था किसमें? टाइड टाइड के तहत। ये क्वेश्चन पूछता है कि टाइड के तहत कौन किसको देता दिया जाता था? तो चर्च वाले लोगों को टाइड के तहत क्या दिया जाता था? टैक्स। और टाइल जो होता था ये सीधे राजा के पास जाता था। सीधे राजा को कौन-सा कर दिया जाता था? टाइल दिया जाता था, ठीक? इन कर को इन कर को फ्रांसीसी मुद्रा लिब्रे। अब जैसे कि अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारी मुद्रा क्या है? रुपया है। हमारी मुद्रा क्या है? रुपया है। हम टैक्स किसमें देते हैं? रुपया में। तो उस समय मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई थी तो उससे पहले फ्रांसीसी कर किसमें दिया जाता था? तो लिब्रे में दिया जाता था। और जो बाद में 1794 में क्या कर दिया गया? समाप्त किया क्योंकि क्रांति हुई, क्रांति के बाद 1794 में इस मुद्रा को लिब्रे को समाप्त कर दिया गया। तो आपको ये भी डेट याद होना ही होगा। बेसिकली आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक? आगे चलेंगे तो अब देखिए, फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए उसके अब हमको आर्थिक स्थिति को हमने सामाजिक को अच्छे से समझ लिया। अगर मैं पूछूँ फ्रांस का समाज कितने भागों में बँटा तो आप कहेंगे 3 भागों में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब आर्थिक फ्रांस स्थिति समझेंगे तो फ्रांस में जो राजा था, उसका नाम था लुई 16वां। इसको आपको याद रखना है कि क्या नाम था? लुई 16वां। अब होता क्या था कि पहले फ्रांस में जो राजा बनता था तो लुई प्रथम, लुई द्वितीय, उसका बेटा हुआ तो लुई तृतीय, ऐसे ही लुई लगा के चले जाते थे। तो फ्रांस का जो राजा था वो उसका नाम था लुई 16वां। मतलब लुई का 16वां जो बेटा होगा वही फ्रांस का क्या था? राजा था। ये 1714 में बुर्बो वंश का था, ठीक? कौन से वंश से बिलॉन्ग करता था ये? बुर्बो वंश से, ठीक? जब लुई 16वां राजा बना तो उस समय खजाना खाली हो गया था। इसकी बहुत बड़ी वजह थी ब्रिटेन अमेरिका की। अब इसको समझेंगे कि सर ब्रिटेन अमेरिका का युद्ध हुआ तो फ्रांस में क्यों दिक्कत हुई? तो इसको समझिए। अब देखेंगे अगर इस मैप में देखेंगे, अगर मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ आप लोगों को। अगर इस मैप में देखेंगे आप तो ये वाला जो भाग है, यहाँ पे आपको पड़ेगा देखने को मिलेगा आपका ब्रिटेन यहाँ पे आपको ब्रिटेन देखने को मिलेगा और यहाँ पे लगभग फ्रांस देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसको इधर कर दूँ तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो आपका ब्रिटेन था और यहाँ पे फ्रांस था, तो ये दोनों पड़ोसी देश थे। तो ब्रिटेन क्या हुआ था, वो हर लोगों को कब्जा कर रहा था, तो वो आक्रमण करके यूनाइटेड स्टेट को गुलाम बनाया हुआ था, तो उस पे कब्जा करा हुआ था। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस की दोस्ती किससे थी? यूनाइटेड स्टेट्स से। क्यों दोस्ती हो गई? क्योंकि ये दोनों दुश्मन थे आपस में।
ब्रिटेन और फ्रांस आपस में क्या थे? दुश्मन। और ब्रिटेन क्या किया था? यूएसए पे आक्रमण किया था, यूएसए को कर रहा था, सता रहा था, गुलाम बनाया हुआ था। यूएसए उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। तो फ्रांस उसी दोस्ती, क्योंकि दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो ये इसका दुश्मन था और ये आपस में दुश्मन थे, तो इसका दोस्त कौन हो गया? तो फ्रांस, अगर मैं बोलूँ, फ्रांस और यूएसए दोस्त थे, ये दोनों एक-दूसरे के दोस्त थे, लेकिन क्या नाम है कि आपका ये कौन था? अगर मैं कहूँ आपसे, ये दोनों दोस्त थे और जो आपका ये क्या नाम था? ब्रिटेन था, ब्रिटेन, ये क्या था? ये दोनों का क्या था? दुश्मन था। मतलब ये दोनों इसको मारना चाह रहे थे। तो इसी चक्कर में फ्रांस ने बहुत पैसे किस पे इन्वेस्ट कर दिए लड़ाई में? यूएसए के तरफ से, ठीक? तो फ्रांस ने 10 अरब लिब्रे से अधिक कर्ज, मतलब था, वो दे दिया, कर्ज में हो गया था। और फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब, तो लगभग 12 अरब लिब्रे का क्या हुआ था? इसके ऊपर क्या था? कर्जा था। और इसी कारण वो पैसे वसूले, क्योंकि कर्ज था तो वो पैसा वसूलने के लिए टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स भरना किसको पड़ता था? टैक्स का सारा भरपाई तीसरे स्टेट के लोगों को भरना पड़ता था। तो तीसरे स्टेट के लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो तीसरे स्टेट के जब लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो अब आपको और एक और चीज़ समझिएगा कि जो तीसरे स्टेट के लोगों पे अत्याचार हो रहा था, मतलब उनको लगातार टैक्स देना पड़ा था। उसी बीच सन 1715, अब देखिए, हम लोग जब जब पढ़ रहे हैं तो ये 13 मिलियन होगा, 30 नहीं 13 होगा शायद, 13 मिलियन होगा। अब देखिए 1715 ये है, और इस क्रांति कब हुई थी? 1779, इसी दिन क्रांति हुई थी। तो उस समय जो 1715 में था, तो 13 मिलियन के आसपास क्या थी? जनसंख्या थी। वो बढ़ के कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई। कितना हो गई? 28 मिलियन। ठीक, समझ रहे हैं? मतलब 13 मिलियन की जनसंख्या 28 मिलियन हो गई। ठीक, 23 मिलियन शायद होगा कि 13 मिलियन, यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, शायद 23 मिलियन ही है। 23 मिलियन की जो जनसंख्या थी, वो कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई। मतलब आप समझिएगा कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या की क्या हो गई? वृद्धि हुई। अब ध्यान दीजिएगा, जब जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या की वृद्धि होने से भोजन की तो भी दिक्कत होगी। भाई अब खाना कम, लोग ज़्यादा, ठीक? एक तो ऊपर से मतलब युद्ध में से भी पैसा कर्ज हो गया। गरीब लोगों को क्या करना पड़ा था? टैक्स भरना पड़ा था। उसके बाद एक और दिक्कत हो गई कि मौसम और महामारी के कारण अनाज का भी उत्पादन कम होने लगा, खपत अधिक थी। भाई अनाज कम हो रहे थे, जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी। तो दिक्कत ही दिक्कत क्या हुई थी? फ्रांस के लोगों के सामने, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, उनकी क्या हुई थी? आ गई थी। और दूसरा, फ्रांस का जो मुख्य भोजन था वो पाव रोटी। अब देखिए, जब लोग ज़्यादा हो जाएँगे, भोजन कम हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पाव रोटी की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उन लोगों का मुख्य भोजन था। मज़दूरों को वेतन बढ़ा, लेकिन कीमतें उससे भी अधिक बढ़ गई। लोगों का वेतन तो बढ़ा, लेकिन कीमत उससे भी अधिक। मतलब कि मैं आपको ₹5 दूँ और पाव रोटी ₹7 का दूँ, तो कैसे आप खरीद लेंगे? दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी? तो इन सब दिक्कतों का क्या हो रहा था? सामना हो रहा था। इसके सामने भुखमरी की स्थिति, पाव रोटी खरीदने के लिए पैसों की दिक्कत, मतलब हर चीज़ की क्या हो गई थी? दिक्कत होने लग रही थी फ्रांस के तीसरे स्टेट के लोगों के सामने, ठीक? तो इस वाले वीडियो में हमने फ्रांस की क्या सामाजिक और फ्रांस की आर्थिक, केवल इसको समझा है, ठीक? अगली वीडियो में हम फ्रांस को और डिटेल में समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति में और क्या-क्या बदलाव हुए, ठीक? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर मैं लास्ट में जाते-जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता जाऊँ, आप उसका आंसर दीजिएगा कि तीसरे स्टेट में कौन-कौन से लोग शामिल थे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।